मैं हूँ अरूज कामरान और मैं आपको प्राइम इंस्टीट्यूट के लिबर्टी चौक प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टैक्सेस और एफपीआर की रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन की क्वेस्ट को लेके। रिसेंटली आर्टिकल में मेंशन किया गया था हरमेन केन, जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे हैं और एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं। उन्होंने ये मेंशन किया था कि हमारे पास टैक्सेस को लेके काफी ज्यादा नाइंसाफी की जाती है। हमें हर किसी के लिए टैक्स रेट को कम रखने की जरूरत है और सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स से ही हमें शुरू करना चाहिए। और उन्होंने फर्दरमोर ये भी कहा कि टैक्स कोड को आसान बनाने की भी जरूरत है और इसके उनके हिसाब से ये भी कहा गया कि टैक्सेस सबके लिए फेयर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी भी मेस्ड टैक्स कोड होने की वजह से काफी नाइंसाफी की जाती है। उनकी कोट हम आगे लेते हुए हम आज के लिबर्टी चौक का आगाज करते हैं। आज लिबर्टी चौक में मेरे साथ मौजूद हैं टैक्स के दो रिनाउंड एक्सपर्ट। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम उल हक। ही इज अ राइटर, लॉयर एंड अ पार्टनर इन हुजैमा इकराम एंड एजाज और एडजस्टिंग फैकल्टी एट लम भी हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। Dr. Mohammad Iqbal is a former member Inland Revenue Policy, retired from government services as Secretary Federal Public Service Commission. Welcome to my show Liberty Show. मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से करती हूँ। डॉक्टर साहब, काइंडली आपने ये पिछले महीने में नोटिस भी किया होगा और अखबारात में भी ये चीजें आई हैं कि एफबीआर में कुछ काफी पॉजिटिव चेंज हमें नजर आया है। एफबीआर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव लॉन्च किया है जिसमें न्यू रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन पे उनका फोकस है। इस इंसेंटिव के कुछ पहलुओं पे काइंडली आप रोशनी डालिए। देखिए, मेरा तो ज़ाती ख्याल थोड़ा सा पहले ही मैं आपसे डिफर करूंगा कि मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोई रिफॉर्म पैकेज जो है कि वो जिस पे कोई कंसेंसस हुआ। देखिए ना, रिफॉर्म करने से पहले हम डिसाइड तो करें कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमने किस चीज को रिफॉर्म करना है। ठीक है। रिफॉर्म एजेंडे के लिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें गवर्नमेंट भी हो, एफबीआर भी हो, डॉक्टर इकराम साहब जैसे एक्सपर्ट भी हों और बिजनेस की भी रिप्रेजेंटेशन हो, इनको किसी कमरे में कोई हफ्ते के लिए बंद करें। ठीक है ना जी? और ये तय करें कि जी तब आपको निकाला जाएगा जब आप एक रिफॉर्म एजेंडा तय कर लेंगे। देखिए ना, मुख्तलिफ जी। प्रोपोजल जो है टेबल पे आते रहते हैं। डॉक्टर इकराम साहब ने एक वो लोअर टैक्सेस का एक प्रपोजल दिया हुआ है कि टैक्स रेट कम करेंगे और उनके मुख्तलिफ प्रपोजल हैं। तो हम पहले एक ये एज ए सोसाइटी एक हम भी एक चीज पर कंसेंसस करें कि हम रिफॉर्म करना क्या चाहते हैं। देखिए ना, मेरे जी। ज़हन में कुछ आइडिया हो सकता होंगे, इसी तरह जो लोग एफबीआर में हैं उनके ज़हन में कुछ आइडिया होंगे, लेकिन जब तक एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ आप तय नहीं करते कि आपने क्या रिफॉर्म करनी है, क्या आपका स्ट्रेटेजिक जो प्लान है, आप कहाँ जाना चाहते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में, कहाँ हम लेके जाना चाहते हैं, फिर उसकी मोडालिटीज़ भी तय हो सकती हैं। अब तो देखें ना, हम पीस मील किस्म की रिफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास कैच फ्रेजेस हैं। एक कैच फ्रेज है कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हमने करनी है। जी। फिर हम ये कहते हैं कि जी हमने रिफंड्स लोगों को मिलने चाहिए, जो जो कि ब्रॉडली हर आदमी के ज़हन में आ सकता है कि जिनके रिफंड ड्यू हैं वो हो, फेयर टैक्सेशन हो, कैपेसिटी ऑफ पे का प्रिंसिपल जो है उसके मुताबिक हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो कुछ चीज़ें हम पहले तय करें, फिर एक स्वीपिंग किस्म की रिफॉर्म्स अगर करेंगे तो ये सिस्टम ठीक होगा। तो जी। मेरे ज़ाती ख्याल से भाई अभी ये पहला जो हर्डल है हमने क्रॉस नहीं किया। ठीक है ना जी, कुछ ठीक अच्छी है। चीज़ें ज़रूर हुई हैं, जैसे कि पिछले साल भी जून में रिफंड दिए गए लोगों के पुराने पैसे थे, अभी भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद 700 से ऊपर जो अखबारों में रिपोर्ट हुए हैं, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के रेफरेंस के वहाँ बताया गया है कि 700 बिलियन से ऊपर रिफंड है। फिर आप देखें कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो उसके साथ अलाइन्ड हैं आपके ऑब्जेक्टिव के साथ? एक तरफ तो मैं रिफंड्स की ही बात कर सकता हूँ, एक तरफ तो हमारी एफबीआर के ये प्रॉब्लम है रिफंड देना। और हम रिफंड्स का वॉल्यूम बढ़ाई जा रहे हैं, जैसे मसलन हमने उस पे भी एक डिबेट हो सकती है उस स्टेप पे कि आपने 5 एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड ज़ीरो रेटेड सेक्टर थे उनकी ज़ीरो रेटिंग खत्म कर दी।
अब उसका लॉजिकल एक कॉन्सिक्वेंस ये होना है कि रिफंडों का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो जब हमसे पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो रिफंड थे वो हैंडल नहीं हो रहे, तो हम ऐसे मेजर्स क्यों लेते हैं कि जिनसे और ज़्यादा वो प्रॉब्लम जो है कंपाउंड हो। तो इसलिए जी, मेरा ज़ाती ख़्याल है कि शायद जो हमें पहला काम करने वाला था, वो भी करने की ज़रूरत है। ठीक जी, है। डॉक्टर फिलहाल मेरी इकराम जी, डॉक्टर इकराम आपके इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं? आपके हिसाब से जो एक लॉन्च किया गया है एफबीआर की तरफ से एक इंसेंटिव जिसके अंदर एक सेपरेट विंग भी है और फुल टाइम मेंबर रिफॉर्म्स भी उसके अंदर पॉइंट किए गए हैं। इस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरा ख्याल है कि यही डॉक्टर ने दुरुस्त फरमाया कि असल में सबसे बड़ा पहले मसला तो डायरेक्शन का होता है। जी, अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो ना हो तो फिर बाकी सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अब ये हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमारे रिफॉर्म्स जो हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, और जैसा आपके अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ये एक होलिस्टिक व्यू है और उसके साथ हमें उसकी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, ये भी एक मसला है। अब मेरे ख्याल में ये जो नया विंग बना है जिसका नाम मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन रखा है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 6 माह पहले शायद जी, जो पहले अप्रूवल्स हो गई थी उसके बाद अंदाजा हुआ कि काम आगे नहीं बढ़ा, तो एक वन लाइन रिपोर्टिंग के लिए एक खास बना दिया जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए और सारे जी, स्टेक होल्डर्स के लिए पहले कोई पेपर जो है पॉलिसी पेपर जो है, और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद वर्ल्ड बैंक रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट का एक पेपर उनके हाथ में आया है। एक 2016 में टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट थी जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई। जी, तो मैंने भी यही अर्ज किया है कि पहले तो आप एक ब्रॉड बेस जो है वो इसके ऊपर डिबेट कर लें और जो आपके पास चीज़ें हैं उन्हें पब्लिक कर दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उन सब से कहें कि वो चाहे आप उनको कितना भी टाइम देना चाहें वो आप मुअय्यन कर लें, मगर उनसे इन राइटिंग जो है वो ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स हो, वो ओवरसीज चैम्बर हो, वो पाकिस्तान टैक्स हो, वो हमारे जो सारे आई कैप है, आईसीएमए है, और भी जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे एकेडेमिया है, तो पहले तो हमें उनको सबको बोर्ड पे लेना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि ये हम करना चाहते हैं अगले 5 साल 10 साल में। आप अपनी तजावीज़ चाहे थीसिस की शक्ल में भेजें, मगर कम से कम 1 पेजर भेज दें जिसमें हमें रिकमेंडेशंस और जो उसका एक्शन प्लान है उसकी एग्जेक्टिव समरी आ जाए। और इस सब को इकट्ठा करने के बाद हम जो है एक नेशनल डिबेट से गुजरते हुए और एक कंसेंसस पे पहुंचते हुए फिर हम अपना रास्ता बनाएं। ये तो खैर एक मसला है। दूसरा वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और जी, तीसरा उनका जो पहलू है वो ऑटोमेशन का है, और चौथा जो उनका पहलू है वो उन्होंने रखा है ह्यूमन रिसोर्स की रिवैम्पिंग का। अब ये ठीक है। बज़ाहिर एजेंडे के जो बड़े मौज़ूआत हैं वो तो अ, उन्होंने बयान कर दिए हैं, मगर अभी तक हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ने उनको दिया हो रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट जो नया अब इन्होंने प्रोग्राम लिया है, और अभी उसको पब्लिक मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स तो जाके देखे हैं मगर एफबीआर की साइट पर उसका जिक्र नहीं है। तो विजिबिलिटी नहीं आज की है। जी, बहस में हम थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हुए ये सवाल रखना चाहूँगा जिस पे डॉक्टर इकबाल साहब का वसी तजुर्बा है, उन्होंने शुरू से सभी रिफॉर्म्स को भी देखा है, और जी, एफबीआर में मेरे ख्याल में जितना उन्होंने काम किया हर शोबे में और जितना अरसा उन्होंने वहाँ गुज़ारा है, हेडक्वार्टर्स में शायद ही किसी ने गुज़ारा हो।
और सारी जो हमारे लेंडर्स और डोनर्स थे, उनके साथ भी करीबी तौर पर उनका ताल्लुक रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें उनकी जो भी हमने बोरिंग करते हैं, उसमें पॉलिसी का जो फिर इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, वो भी अपना एजेंडा दें और हम जो लोकल लोग हैं उसमें माहिरीन भी और आम स्टेक होल्डर्स भी वो भी दें और फिर आगे चला जाए। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इकबाल साहब इस पे बात करें। जी डॉक्टर इकबाल साहब, आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? व्यूज बिल्कुल वो जो डॉक्टर साहब ने इम्प्लाइडली जो बात कही है, मेरा भी वही व्यू है कि ये जो हमारा रिफॉर्म एजेंडा है, ये कोई हमें जो हमारा डेवलपमेंट पार्टनर जो कि एक यूफेमिज्म है डोनर्स के लिए, वो डिक्टेट नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे, जैसे इन्होंने फरमाया कि मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी रहा है, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि वो डिक्टेट नहीं करते। देखिए, इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह कर लेते हैं कि मसलन वो हमें ये कहेंगे कि जी तुमने इस्लामाबाद से लाहौर जाना, वो ये जी डिक्टेट नहीं करते हैं कि तुमने मोटरवे से जाना है, तुमने जीटी रोड से जाना है, तुमने ट्रेन से जाना है। ये एजेंडा हम खुद ही उनको बना के देते थे और वो उसको इवैल्यूएट कर लेते थे, लेकिन ये कभी ऐसे नहीं हुआ हमारे दौर में कम से कम कि जी हमें एजेंडा एक बना के दिया जाए कि जी ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स तुम लेना है। वो ऑब्जेक्टिव उनका भी तकरीबन वही होता है कि जी आप रेवेन्यू रेज़ करें, जिसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं है कि रेवेन्यू, सारी दुनिया को पता है कि जो हम रेवेन्यू इकट्ठे कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अब तो अब सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव होती जा रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हमारी इकोनॉमी के बेतहाशा मसाइल पैदा होते हैं। तो हमें जी एजेंडा खुद ही बनाना पड़ेगा और उनको सेल करना, उनको मार्केट करना पड़ेगा। अगर उनका जो भी रोल है, वो भी एक स्टेक होल्डर है, तो एजेंडा हम खुद बनाएँगे या हमें बनाना चाहिए और उनके साथ उसको शेयर करना चाहिए और उनकी उसमें से उनकी कंसेंसस से उसको हम आगे लेके चलेंगे। हम ये नहीं कर सकते, जी ये हम अ, आउटसोर्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म की जी दूसरे ज़िम्मे डाल देंगे कि आप हमें बना के दें और ये हम काम करेंगे। ये मेरा इस इश्यू पे मेरा ये तजुर्बा है। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ऑब्वियसली हम इतनी रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रहे। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ में आया है कि एफबीआर ने करंट फिस्कल ईयर में 593 अरब जमा तो किए हैं, लेकिन अगस्त की जो कलेक्शन है, एक बार फिर उसमें एक नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो उस हवाले से आपके हिसाब से क्या उसकी वजूहात हो सकती हैं कि हम इस टारगेट को भी फिर से पूरा नहीं कर पा रहे? ये मेरे से आप पूछ रही हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जुलाई में एक बेहतर सिचुएशन नज़र आई थी। पहले तो हमें ये से ज़हन में रखना होगा कि 1 साल का टारगेट, उसके लिए हमें जी एक ग्रोथ चाहिए, ईयर टू ईयर एक हमें ग्रोथ चाहिए। फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना मंथ वाइज़, वो शायद उतनी केयरफुली नहीं होती। वो थोड़ी-सी एफबीआर की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि उसको मंथ वाइज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो शायद इसकी जस्टिफिकेशन भी होगी कि पहले 3 महीनों में जो ग्रोथ रखी है, वो एनुअल जो हमें रिक्वायर्ड ग्रोथ है, वो नहीं रखी हमने। वो शायद जो कि पिछले जुलाई का टारगेट था, उससे कम टारगेट रखा गया था इस जुलाई में, इसलिए वो अचीव हो गया आसानी से। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे, मसलन जो ये जो ज़ीरो रेटिंग की मैं बात कर रहा था, ये पिछले साल खत्म जी हुई थी बजट में और ये पहला इसका इम्पैक्ट आया था अगस्त के महीने में, क्योंकि जो जुलाई का सेल्स टैक्स होता है, वो जमा होता है अगस्त के साथ रिटर्न्स के साथ। तो पिछली जुलाई में हमारे पास वो बेनिफिट नहीं था ज़ीरो रेटिंग खत्म करने का, इस साल था। तो इसलिए जुलाई में आपको एक हेल्दी पोज़ीशन नज़र आई। जब ये बेनिफिट खत्म हो गया अगस्त के महीने में, तो फिर प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो गया। तो और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इस वक़्त जो हमें फ़ोकस जिस चीज़ पे करना चाहिए, मेरा ज़ाती ख़्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उससे सब डिफ़र कर सकते हैं, कि इस वक़्त हमें रेवेन्यू से ज़्यादा इकोनॉमी पे फ़ोकस करने की एक जो रेवेन्यू है, जो टैक्स रेवेन्यू है, वो एक फ्रूट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो रेवेन्यू खुद बहुत ऑटोमैटिकली आएगा। इस वक़्त हमें रेवेन्यू सेंट्रिक होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछले 1-2 साल में हमारी इकोनॉमी ने सफ़र किया है, उसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। लेकिन जी उसमें हमने जो टारगेट्स एक्सेप्ट किए,
उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि आप एक ऐसा टारगेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि अचीवेबल नहीं है, फिर आप उसको चेज़ करना शुरू करते हैं। तो उस सूरत-ए-हाल में आप शायद बिज़नेसेस को, इकोनॉमी को कोई एडवर्स इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फ़ोकस इस वक़्त होना चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो हम शायद रेवेन्यू के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हों कि हम इकोनॉमी को डैमेज करें। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक़्त एफडीआई की कोशिश ये होनी चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जितना प्रमोट किया जा सकता है, जितनी हम ग्रोथ ला सकते हैं और उसका डिविडेंड एफडीआर को ही मिलेगा। क्योंकि हमारे जी। बहुत सारे टैक्स जो हैं वो ट्रांज़ैक्शन से लिंक्ड है, कि ट्रांज़ैक्शंस होंगी तो टैक्स खुद आ जाएगा। तो लेकिन अगर हम टैक्स को मेन ऑब्जेक्टिव बना लें और उसकी भेंट हम इकोनॉमी को चढ़ा दें, ये मेरे हिसाब से कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। जी, जी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर इकराम, आपके व्यूज़ इस सवाल के हवाले से? जी, मेरा ख़्याल है कि टैक्स पॉलिसी के अंदर जो मेजर डिस्टॉर्शंस हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी जो है कोविड-19 और वैसे ओवरऑल सिचुएशंस जो अराइज़ हुई, उसका भी बड़ा रोल है कि अगर 40% टैक्सेस आप इम्पोर्ट स्टेज पे इकट्ठा करेंगे, तो आप कभी भी कम्पेटिटिव नहीं होंगे। मगर दूसरी तरफ मसला ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने विदहोल्डिंग टैक्सेस के साथ और जो इम्पोर्ट की स्टेज के ऊपर हैवी टैक्सेशन को ही जो है वो अपना मेन टारगेट रखा और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो हमें सिम्प्लिफिकेशन की ज़रूरत थी, टैक्सेस को वहाँ लेना चाहिए था जहाँ एक्चुअल इनकम जनरेट हो रही थी। अगर हम ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस को किल करेंगे तो ज़ाहिर है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ वैसे इस दफ़ा माइनस गई है, कोविड के बाद अभी हम कह नहीं सकते क्या सूरत-ए-हाल होगी। ऐसे में बजाय कि अगर हम अपने टैक्स एग्ज़ेम्पशंस जो 1.5 ट्रिलियन का टैक्स एक्सपेंडिचर था, अगर उसको कम करते और वहाँ से 500-600 बिलियन का हम निकाल लेते, अगर 40 से 45% भी उसमें ऐसी एग्ज़म्पशंस हैं जिनका कोई डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि एक चंद मखसूस तबक़ात को फ़ायदा देने के लिए है और बिला मकसद वो कमा भी रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो उसका अगर हम कोशिश करके टैक्सेस का रेट भी थोड़ा नीचे करते, ट्रांज़ैक्शंस को जो है ज़्यादा फ्रीली होने देते और इस वक़्त वाक़ई फ़ैसिलिटेशन जो है, उससे मुराद ये है कि हमें एक तरफ तो बहुत ही मुश्किल हालात का सामना है, जहाँ बहुत से बिज़नेसेस की सर्वाइवल का मसला है, कोविड और जी। लॉकडाउन के बाद और बहुत अगर सर्वाइवल हो जाती है तो फिर रिवाइवल का मसला है और फिर जी। तीसरी स्टेज पर दोबारा से ग्रोथ को जो है वो ऊपर लेकर जाने का और ये पूरी दुनिया को मसाइल पेश आ रहे हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान को ही नहीं। तो इस दौर में जब टैक्स रिफ़ॉर्म्स की बात की जाए, तो उसमें इस पहलू को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए कि वो जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुई हैं, पहले उनको भी रिमूव करें और आने वाले दिनों में वो जो भी आप टैक्स रिफ़ॉर्म्स करें, उसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि वो ग्रोथ फ्रेंडली हो जी। और उसका अगर ये एजेंडा रख लिया जाएगा, तो फिर मामलात सही जाने चाहिए। हम फिर इसी मुसीबत में रहेंगे कि इस वक़्त गवर्नमेंट का जो नेट रेवेन्यू रह जाते हैं, कि जी। वो देने के बाद हमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों शामिल करके तो वो तकरीबन उसका 79% जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है और बाकी जी। 20% से क्या आप डिफेंस और बाकी अखराजात कैसे चला पाएँगे? तो ये बहुत बड़ा डायलेमा भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो बैठकर बड़ी संजीदगी से सोचना होगा कि इसको हमें कैसे हल करना है और बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट जैसा कि अभी डॉक्टर इकबाल साहब ने भी फरमाया मेन हमारे जो टारगेट्स होने चाहिए, वो तो दरअसल अब रिवाइवल, सर्वाइवल और ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट तो टैक्स जो है वो जितना हम उसको
सिंप्लीफाई करके नीचे लाएंगे तो मेरे ख्याल में उसके डिविडेंड्स हमें लॉन्ग टर्म में भी मिलेंगे और हमारी ग्रोथ जो है वो बेहतर जब तक नहीं होगी तो रिफॉर्म्स का बस एक कैचवर्ड रह जाएगा मगर एक्चुअली हो नहीं पाएंगे। ठीक है डॉक्टर इकराम, बार बार एक चीज पे एम्फेसिस डाला जाता है कि पाकिस्तान को एक नया मॉडर्न एफिशिएंट और टैक्स फ्रेंडली फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसी की जरूरत है। तो और ये भी काफी जगहों पे इग्नोर भी किया गया कि नेशनल टैक्स एजेंसी को बनाया जाए और इस चीज को एक फेडरलाइज्ड लेवल पे लेके आया जाए। इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है तो हमें क्या फायदे होंगे? जी, आप पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस जो है, अगर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस के लोग सूबों में जाकर काम करते हैं तो वो चीफ सेक्रेटरी भी लगते हैं, उनके नीचे वही रेवेन्यू जो लोकल अथॉरिटीज के लोग होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, तो हमने कभी एतराज नहीं सुना। तो अगर सूबे जिनका 57.5% का अब स्टेक है हमारे पूरे फेडरल टैक्सेस में, ना तो वो पॉलिसी में शामिल है ना ऑपरेशंस में शामिल है, जबकि मेरे जहाँ तक है अंडरस्टैंडिंग कि फेडरलाइज्ड जो टैक्स हो या इकोनॉमिक प्लानिंग हो, अब वो आर्टिकल 156(2) में 18th अमेंडमेंट के बाद खास तौर पे प्रोवाइड की गई है। तो इस सर्विस को बहुत मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये भी उसमें हमारे सूबों के लोग और ये फेडरल के सब लोग मिलकर ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विसेज एक बड़ी सर्विस होनी चाहिए क्योंकि कलेक्शन इनका काम है। जब ये मिलके करेंगे, डेटा शेयरिंग होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, हम बहुत सी हमारी आउटरीच बढ़ जाएगी, फिर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगा, एंटेगोनिज्म और फिर बहुत से मसाइल हैं, ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटीज कहाँ टैक्स पे करें, कहाँ क्रेडिट लें, हर सूबा कहता है कि मैं कोऑर्डिनेशन पे भी लगाऊंगा और मैं ओरिजिनेशन पे भी लगाऊंगा। अगर वो यूनिफाइड टैक्स आ जाए उससे बहुत बेहतर है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेशन जो है वो मेरे हिसाब से फेडरल सब्जेक्ट में चेंज होनी चाहिए और जो टैक्स है जैसा कि बहुत सारे उसके बाद इंडिया में इनकम टैक्स बनाने में कनाडा में भी हार्मोनाइज सेल टैक्स है, तो ऐसी फंडामेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे पोटेंशियल भी बढ़े, टैक्स की कलेक्शन की एफिशिएंसी भी बेहतर हो, कॉस्ट बेनिफिट भी हो और हम रियल इनकम्स को ट्रांजैक्शन टैक्सेस भी देने इसलिए अब इंटरनेशनल पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मैंने जो पढ़े हैं तो एक काफी ज्यादा कैटेगरीज को अपने एफबीआर के सिस्टम के साथ ऑनलाइन जो है करना पड़ेगा। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं और इसको इन्फोर्स करने में मोहम्मद प्यार के साथ उनसे बात करके जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सारे सिनेरियो के अंदर? आपका क्वेश्चन तो सुन लिया था जो आपने डॉक्टर इकराम साहब को दिया था, लेकिन इनकी आवाज में ना मेरे एंड पे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आई, मैं पूरी तरह समझ नहीं सका। अंदाजे से मैंने अंदाजा लगा लेता हूँ कि उन्होंने कहा देखो बेसिकली जो आप नेशनल टैक्स एजेंसी की बात कर रहे हैं ये शायद डॉक्टर ने ही आइडिया फ्लोट किया था सबसे पहले, एक नेशनल टैक्स एजेंसी होनी चाहिए। इसमें थ्योरेटिकली आइडियली कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि प्रोविंसेस अपनी ऑटोनॉमी को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है बहुत जेलसली गार्ड कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा अगला मसला ये है कि जब एक यानी कि मेरा तजुर्बा डॉक्टर साहब के मुकाबले में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन वाइज क्वालिटी वाइज शायद ना हो, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जब बन जाते हैं ना तो वो एक अपनी जिंदगी एक्वायर कर लेते हैं। उनमें ये टेंडेंसी होती है कि हमने अपने आप को परपेचुएट करना है, वो अपने आप को परपेचुएट करते हैं। तो इसलिए जो प्रोविंशियल लेवल पे जो एजेंसीज हैं जो जिनके भी जिम्मे टैक्स कलेक्शन है उनकी तरफ से बहुत सीरियस रेजिस्टेंस आएगी। प्रॉब्लम इसका भी हल वही है, अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे ब्रॉड कंसेंसस के साथ रिफॉर्म एजेंडा ला सके
जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो, फिर इस तरह की रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करना आसान हो जाएगा। अगर आप ये स्टैंड अलोन इनिशिएटिव के तौर पे इसको लेके चलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थ्योरेटिकली जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि होना चाहिए ऐसे। लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसमें बेतहाशा चैलेंजेस हैं और उसके लिए हमें क्योंकि हम एक फेडरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन मिलके अगर और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक एजेंडा अगर बनाएँगे, तो शायद उसे इम्प्लीमेंट करना आसान हो। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही वो आइडिया दिया कि जब पुलिस और जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ऑफिसर्स फेडरल गवर्नमेंट से रिक्रूट होके प्रोविंसेस में सर्व कर सकते हैं और उससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कोई नहीं पहुँचती, तो टैक्सेशन सर्विस में भी क्यों ऐसे नहीं हो सकता? तो ये थ्योरेटिकली बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? ये फिर वो हमें ड्राइंग बोर्ड पे जाके करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और फिर उसका नतीजा जी। डॉक्टर मोहम्मद, इस तरह से है कि एफपीआर का एक दूसरा इंसेंटिव भी है कि टेकिंग करप्ट पीपल टू टास्क। इस इंसेंटिव की क्या सूरत हाल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने सिस्टम में रह के काम किया है, तो व्हाट डू यू परसीव कि किस हद तक ये सफल है ये इंसेंटिव? देखिए ना, रिसेंटली जो कुछ एफबीआर की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि जी हम बहुत सीरियसली इस काम को ले रहे हैं जी और काफ़ी सारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ फॉर्मल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हैं, इन हैंड हैं, अब वो हो जाएँगी। देखिए इसमें जो टेस्ट मशीनरी की इंटेग्रिटी के जो मसाइल होते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका बेनिफिशियरी सिर्फ एक आदमी नहीं होता। इसका बेनिफिशियरी वो दूसरी साइड पे भी बैठे होते हैं और जो शायद ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। अगर जी वो किसी को टैक्स एम्प्लॉयी को ऑब्लाइज करते हैं तो बहुत सारा टैक्स उन्होंने खुद भी बचाना होता है। तो जी इसलिए इस तरह के जो मसाइल होते हैं, उनको सामने लाना, अनअर्थ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें तो थ्योरेटिकल इसमें तो और इसका जो आसान तरीका हल है वो टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही लोगों को जो है ना सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है। आप लेक्चर से या उनको मसाले बता के नहीं आप लोगों को सही काम करने पे मजबूर कर सकते। जब हम सिस्टम को इतना इफेक्टिव कर लेंगे कि हर आदमी अपना जितना उसका टैक्स बनता है वो दे रहा हो, तो फिर जी करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जब आप किसी का टैक्स छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर किस चीज़ पे क्या क्या आप ऑब्लाइज कर रहे हैं दूसरी पार्टी को कि जिसके बदले में वो कुछ कर रहा होगा आपके लिए? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ये प्रॉब्लम 2 साइडों की है। एक तरफ तो जो ड्यू रेवेन्यूज़ हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं और उसके साथ एक हमारी मशीनरी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि आर्बिट्रेरी और गलत डिमांड्स भी हम जो है लोगों के उनके ऊपर खड़ी कर देते हैं और जिसके बाद प्रोसेस इतना विलंब है कि जो आदमी जिसको एक बार गलत टैक्स लग गया, वो फिर कई साल ज़लील ख़ुआर होता रहता है, मुख्तलिफ़ अपीलों के फोरम में जाता रहता है और एक वैसे विशियस सर्किल में फँस जाता है कि इस सिस्टम को फेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों साइडों में, टैक्सपेयर के जी हक में भी और रेवेन्यू के हक में। तो ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर इकराम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही एफबीआर ने अप्रूव किया है अपनी ऑडिट पॉलिसी 2019 दैट वाज पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2018। अब इस ऑडिट पॉलिसी में बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। काइंडली इसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट मेंशन कर दीजिए कि आपके हिसाब से क्या ये एक बेहतर पॉलिसी है एंड विल इट वर्क? मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर बेस्ड वेंडर सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उसको बहुत सी अदालतों ने देखा, बहुत बहस चली। अब कहीं जाकर कुछ जो है वो उन्होंने गाइडलाइंस दी, उन्होंने भी अपनी पॉलिसी बेहतर की है, मगर कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि ऑडिट जो है आपने देखा पीछे जिन लोगों की डिलेड रिटर्न ऑटोमेटिकली लीगली ऑडिट में सिलेक्ट हो गई थी, उनका ऑर्डर मुकम्मल ना कर सके तो उसको बंद करना पड़ा। जी और इसकी मैं समझता हूँ कि पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें वही खराबी है जिसका शुरू में डॉक्टर इकबाल साहब ने भी जिक्र किया कि वो उसमें स्टेक होल्डर्स को शुरू से ऑन बोर्ड
नहीं लिया जाता, और बाद में जब वो कोई पेपर फाइनली सामने आता है तो जाहिर है कि एक इंसान अगर 10, 4, 5 लोगों को कमरे में बिठाकर कोई पॉलिसी बना भी दे तो उसको इफेक्टिवली फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरे हिसाब से उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं की बजाय जो ऑडिट के अंदर जब तक हम अपनी पहले कैपेसिटी इंप्रूव नहीं करते और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से ही हो पाएगी। जब हमारे पास सब डेटा होगा तो फिर हम बहुत आसानी के साथ ऑडिट भी बेहतर, और मुनासिबा भी ये होता है कि बस ऑडिट फॉर द सेक ऑफ ऑडिट है और डिमांड जरूर क्रिएट करनी है और लोगों पे अनड्यू प्रेशर आता है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी हमें बेहतरी की गुंजाइश है, और कोई बेहतरी की गुंजाइश का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं कि इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फेसलेस असेसमेंट्स कर सकें, फेसलेस अपील्स कर सकें। टेक्नोलॉजी अब यहाँ पहुँच गई है कि हमारे बहुत से करीबी और बल्कि हमसाया मुल्क ने तो तय किया है कि वो इसको 60% इस साल सिर्फ फेसलेस ऑडिट करेंगे, फेसलेस असेसमेंट्स करेंगे और अपील्स करेंगे। हमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरफ जाना होगा और अपने सही पोटेंशियल को तभी हम फिर जो है वो हार्नेस करके मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो और लोगों के लिए आसानी भी पैदा कर सकें। ये देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि जो केसेस होंगे वो सिलेक्ट होंगे ऑन साइंटिफिक अप्रोच, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा नेम्ड एज रिस्क बेस्ड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि उस it will be focused on cases with maximum non-compliant taxpayers. So don't you think कि ये एक better approach है from before they have tried to improve the system? ये रिस्क बेस का ऊपर बड़ा तफसीली पेपर मैंने और उजामा ने लिख कर दिया था उनको, और उसके पैरामीटर्स भी दिए थे। और ये 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से मैंने और उजामा ने मिलके एक लेंथी पेपर लिखा, जिसको अब कहीं जाकर उसमें से वो चीज़ निकाली गई है कि पहले बजाय इसके कि आप ऐसे केसेस उठा लें जिसमें कोई पोटेंशियल ना हो, तो रिस्क बेस में आपके पास पहले से कुछ ऐसी मालूमात हैं जिसकी बुनियाद पर आप फिर ऑडिट के सिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं, क्रेडिबल भी बना सकते हैं, और वो जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है उसको भी रिकूप कर सकते हैं। तो इस हद तक मैं मुतमईन हूँ कि कम से कम एक पैराडाइम शिफ्ट उसकी तरफ आई है और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। चलें, दैट्स ग्रेट। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आप अपने टेक अवे पॉइंट्स बता दें कि अभी हमारी, अगर आप मुझे इजाजत दें ना तो मैं थोड़ी सी बात ऑडिट पे करना चाहता हूँ। जी जी, हम क्लेम कर रहे हैं कि हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे, यानी कि हम जो जिन केसेस में कोई मसला होगा उनको सिलेक्ट करेंगे और उनका ऑडिट करेंगे। दूसरी तरफ इस साल हमने लॉ में चेंज किया है। पहले लॉ कहता था कि जी ऑडिट की सिलेक्शन के बाद अगर आपने टैक्स लगाना है तो आप डेफिनेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इस साल ये कर दिया गया कि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना भी हो तो फिर भी असेसमेंट गवर्नमेंट किया जा सकता है, इनकम टैक्स ऑडिट। ये जो हमारे एक्शन हैं ये हमारे क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करते। जब हमारा अगर ऑडिट का सिस्टम बेहतर हो रहा है तो फिर हम ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन की शर्त क्यों हटा रहे हैं, क्यों ये अपने ऑफिसर्स को इजाजत दे रहे हैं कि जी आप डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो फिर भी टैक्स लगा दें। तो ये इसीलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक रिफॉर्म एजेंडा हो कॉम्प्रिहेंसिव, तो फिर आगे हम एक शीट में वो स्टेप्स बता सकते हैं कि जी कि ये चीजें फलां डेट तक होंगी, और क्या हम जो एक्शन ले रहे हैं पॉलिसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या वो टुवर्ड्स फर्दरेंस ऑफ दैट रिफॉर्म एजेंडा है या उसके कॉन्ट्रेरी चल रहा है। तो इसलिए बात फिर वहीं आएगा जहां से बात मैंने शुरू की थी कि पहले आप एक रिफॉर्म एजेंडे पे एग्री करें और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करें। आप ऐसे स्टैंड अलोन अगर स्टेप लेते रहेंगे तो उसका वो वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड वाले हम करते रहेंगे हमेशा। जी।
जी, दैट इज योर टेक अवे पॉइंट कि हमारे पास एक रिफॉर्म एजेंडा होना चाहिए, जो आपने इनिशियल में मेंशन किया था। डॉक्टर इकराम, आपके टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? किस तरीके से हम अपने टैक्स सिस्टम को और अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी का जो अब हमारे पास पूरी दुनिया में प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, बजाय कि हम पीछे की तरफ जाएँ, बल्कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और तीसरा ये कि इंटीग्रेटेड जब तक हम और ब्रॉड बेस्ड जो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर नहीं चलेंगे, तो कोई भी रिफॉर्म जो हैं वो किसी नतीजे की तरफ नहीं जा पाएँगे। ठीक है, शुक्रिया फॉर जॉइनिंग लिबर्टी चॉक। ये थैंक यू। आज हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने एफबीआर और टैक्सेस की जो सूरत हाल है उसके बारे में काफी डिटेल में हमने अपने 2 एक्सपर्ट से सुना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग लिबर्टी चॉक। थैंक यू।